रात का गहरा अंधेरा, अटलांटिक महासागर के ऊपर 39,000 फीट की भयानक ऊंचाई। और एक कमर्शियल हवाई जहाज जिसका वजन 200 टन से भी ज्यादा है। बिल्कुल। और सबसे डरावनी बात, उस जहाज के दोनों इंजन अचानक पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। नीचे बस हजारों फीट गहरा और बर्फीला समंदर है, ऊपर सिर्फ एक काली रात। और आसपास उतरने के लिए कोई रनवे भी नहीं है। विमान में 306 लोग सवार हैं। और वो विशालकाय मशीन अब आसमान में महज एक खामोश ग्लाइडर बन चुकी है। ये सुनकर ऐसा लगता है ना जैसे किसी हॉरर फिल्म या सस्पेंस थ्रिलर का सीन हो। एकदम। लेकिन आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम जिस घटना की तह तक जाने वाले हैं वो कोई फिल्म नहीं है, बल्कि एविएशन इतिहास की सबसे खौफनाक और असाधारण रातों में से एक की सच्ची कहानी है, एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236। आज की इस चर्चा में हमारे पास जो विस्तृत स्रोत मौजूद है उनके आधार पर हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि वो विमान कैसे बचा। हाँ, बल्कि उस पूरी श्रृंखला को समझना है कि कैसे छोटी छोटी तकनीकी खामियों और कॉरपोरेट फैसलों ने मिलकर ये तबाही रची। और ये भी कि कैसे एक पायलट के असाधारण कौशल और उसके एक बहुत ही गहरे छिपे हुए अतीत ने इस पूरी सर्वाइवल स्टोरी को अंजाम दिया। मैं सच में इस कहानी को लेकर बहुत रोमांचित हूँ। मैं भी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी आम जिंदगी से भी जुड़ता है। ये वाकई एक ऐसा विषय है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। देखिए, इस पूरी घटना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 24 अगस्त 2001 से पहले कमर्शियल एविएशन के इतिहास में ऐसा कोई मामला था ही नहीं। मतलब हवा के बीचों बीच फ्यूल लीक की वजह से सारा ईंधन खत्म हो जाने का कोई रिकॉर्डेड मामला। बिल्कुल। दुनिया में ऐसा कोई पायलट नहीं था जिसने इतने बड़े कमर्शियल विमान के साथ इस तरह की स्थिति का सामना किया हो। ना कोई ट्रेनिंग मैनुअल था, ना कोई चेकलिस्ट, और ना ही कोई ऐसा पुराना उदाहरण जो कॉकपिट में बैठे लोगों को यह बता सके कि इतने भारी विमान को बिना इंजन के कैसे उड़ाना है। इस एक रात ने सचमुच एविएशन सुरक्षा की हर किताब को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया। सही कहा। और मैंने जब इन स्रोतों को पढ़ा तो मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो ये थी कि इस पूरी तबाही की शुरुआत हवा में नहीं हुई थी। हाँ, वो जमीन पर शुरू हुई थी, घटना से करीब 9 दिन पहले। मतलब ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था। नहीं, एक टाइम बॉम्ब था जो धीरे धीरे टिक टिक कर रहा था। तो बात 15 अगस्त 2001 की है। एयर ट्रांजिट की मेंटेनेंस टीम एक रूटीन इंस्पेक्शन कर रही थी। क्या तुम बता सकते हो कि उन्हें वहां असल में क्या मिला था? हाँ, उस दिन मेंटेनेंस टीम को विमान के राइट इंजन यानी दाईं तरफ के इंजन के ऑयल सिस्टम में धातु के छोटे छोटे टुकड़े मिले, जिन्हें मेटल पार्टिकल्स कहते हैं। बिल्कुल। और ये मेटल पार्टिकल्स तेल में तैर रहे थे। एविएशन में ये एक बहुत ही गंभीर लाल झंडी होती है। इसका सीधा मतलब होता है कि इंजन के अंदर के पुर्जे आपस में घिस रहे हैं और टूट रहे हैं। एकदम सही। 17 अगस्त को जब उन्होंने दोबारा चेक किया तो फिर से वही धातु के टुकड़े मिले। तो इससे ये साफ हो गया कि इस इंजन को तुरंत बदलना ही पड़ेगा, कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी। एयरलाइन के पास उस वक्त कोई स्पेयर इंजन मौजूद ही नहीं था। स्पेयर इंजन ना होने की वजह से उन्होंने रोल्स रॉयस कंपनी से एक पुराना डिजाइन का इंजन लोन पर लिया। हाँ, बाहर से देखने में वो इंजन बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन उसके अंदर के कुछ हिस्से अलग थे। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी के किसी उदाहरण से समझें तो ये कुछ ऐसा ही है जैसे अगर किसी के फोन का चार्जर खराब हो जाए। बहुत आम बात है। और वो कोई ऐसा चार्जर इस्तेमाल करे जो बाहर से तो बिल्कुल असली चार्जर जैसा ही दिखता हो, लेकिन अंदर से उसकी पिन का डिजाइन थोड़ा अलग हो। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। कुछ दिन तो वो काम करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर सर्किट पर जोर पड़ रहा होगा और फिर एक दिन अचानक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इस विमान के साथ भी बिल्कुल यही होने वाला था। लेकिन ये फिटिंग की गलती आखिर हुई कैसे? इतने सारे इंजीनियर वहां मौजूद थे। हाँ, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसके पीछे समय का दबाव और एक बहुत ही मानवीय भूल थी। समय का दबाव? हाँ, जब वो रिप्लेसमेंट इंजन आया तो वो पुराने डिजाइन का था, जबकि विमान का सिस्टम नए डिजाइन का था। अच्छा। 17 अगस्त की आधी रात को जब इंजन बदलने का काम शुरू हुआ तो मेंटेनेंस टीम पर रविवार दोपहर तक काम पूरा करने का बहुत भारी दबाव था, क्योंकि विमान को एक शेड्यूल्ड उड़ान भरनी थी। बिल्कुल। और एयरलाइंस के लिए हर देरी का मतलब होता है लाखों का नुकसान। तो जब मैकेनिक्स ने काम शुरू किया तो उन्हें पता चला कि नए इंजन पर विमान का हाइड्रोलिक पंप ठीक से फिट नहीं हो रहा था, क्योंकि बीच में एक फ्यूल ट्यूब अड़ रही थी। और मैंने पढ़ा कि यहीं पर वो सबसे बड़ी चूक होती है। हाँ, लीड टेक्नीशियन ने ये जानने के लिए कि इसे कैसे फिट किया जाए
3 अलग-अलग कंप्यूटरों पर रोल्स रॉयस का मैनुअल खोलने की कोशिश की। लेकिन नेटवर्क डाउन होने की वजह से वो डिजिटल मैनुअल खुल ही नहीं सका। और विडंबना देखिए कि वो पूरा सर्विस बुलेटिन मैनुअल उसी बिल्डिंग में एक ऑफलाइन सीडी में मौजूद था। अरे बाप रे! लेकिन लीड टेक्नीशियन को उन सीडीज के बारे में पता ही नहीं था, और रविवार दोपहर की डेडलाइन सिर पर थी। इसलिए किसी ने उस सीडी को खोजने की जहमत भी नहीं उठाई। इसी दबाव में एक बहुत ही खतरनाक शॉर्टकट लिया गया। शॉर्टकट? एविएशन में शॉर्टकट तो मौत को दावत देने जैसा है। उन्होंने किया क्या? टेक्नीशियन ने इंजन पर फ्यूल ट्यूब तो नए डिजाइन की लगा दी, लेकिन हाइड्रोलिक ट्यूब पुराने डिजाइन की ही छोड़ दी। मतलब एक ही इंजन पर 2 अलग-अलग डिजाइन की ट्यूब्स लगा दी गई? हाँ, जो एक दूसरे के साथ फिट होने के लिए बनी ही नहीं थी। रोल्स रॉयस के मैनुअल में साफ अक्षरों ने लिखा था कि फ्यूल ट्यूब और हाइड्रोलिक ट्यूब को हमेशा एक सेट के रूप में ही बदला जाना चाहिए। लेकिन मैनुअल ना पढ़े जाने की वजह से ये अहम जानकारी किसी तक पहुंची ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि जब विमान का हाइड्रोलिक सिस्टम चालू होता था और उसमें दबाव बनता था, तो वो हाइड्रोलिक ट्यूब थोड़ी सी मुड़कर फ्यूल ट्यूब के बेहद करीब आ जाती थी। रुको, मतलब हवा में उड़ते हुए वो दोनों धातु की नलियां सच में एक दूसरे को लगातार छू रही थी? बिल्कुल। 2 ऐसी धातु की नलियां जिनके बीच हमेशा फासला होना चाहिए था, वो उड़ान के दौरान होने वाले वाइब्रेशन की वजह से आपस में रगड़ खाने लगी। ये तो सच में डरावना है। और हैरानी की बात यह है कि इंजन का ग्राउंड टेस्ट हुआ, सब कुछ नॉर्मल लगा, कोई लीक नहीं दिखा। इसलिए विमान को उड़ने की इजाजत दे दी गई। इसके बाद उस विमान ने कई उड़ानें भरी। किसी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उस जहाज के अंदर एक टिकिंग टाइम बॉम्ब मौजूद है। हर उड़ान के साथ फ्यूल ट्यूब की बाहरी दीवार धीरे-धीरे घिस रही थी। ये बस समय की बात थी कि वो दीवार पूरी तरह से कब टूटती। और फिर आती है 24 अगस्त की वो खौफनाक रात, टोरंटो से पुर्तगाल के लिस्बन शहर की उड़ान। हाँ, मैंने डेटा में देखा कि उन्होंने उड़ान भरने से पहले विमान में 46.9 मीट्रिक टन फ्यूल डाला था, जो कि जरूरत से 5.5 टन ज्यादा ही था। तो जब उनके पास एक्स्ट्रा फ्यूल था, तो ये सब इतना गलत कैसे हो गया? शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन सुबह 4:38 पर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। उड़ान के बीच में? हाँ, उन दोनों ट्यूब्स की लगातार रगड़ के कारण फ्यूल ट्यूब की दीवार आखिरकार हार मान गई और उसमें एक एल आकार का क्रैक आ गया। और उस छोटे से क्रैक से भयानक रूप से ईंधन लीक होना शुरू हो गया। क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि लीक की रफ्तार क्या थी? कितनी थी? लगभग 13 मीट्रिक टन प्रति घंटा। यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। इतनी तेजी से ईंधन गिर रहा था और कॉकपिट में मौजूद पायलटों को इसकी कोई भनक तक नहीं लगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। न कोई अलार्म बजा, न कोई वार्निंग लाइट जली। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने आधुनिक विमान में पायलटों को पता ही न चले? यही इस घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू है। उस एयरबस A330 विमान में फ्यूल लीक को सीधे तौर पर डिटेक्ट करने वाला कोई ऑटोमेटेड सेंसर मौजूद ही नहीं था। 306 लोगों की जान खतरे में थी और किसी को पता नहीं था कि उनका ईंधन चुपचाप अटलांटिक महासागर में गायब हो रहा है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो हमें एविएशन इंडस्ट्री की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई देखने को मिलती है। कड़वी सच्चाई? किस तरह की सच्चाई? ठीक 4 साल पहले 24 अगस्त 1997 को एयर फ्रांस के एक A320 विमान के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही फ्यूल लीक का मामला हुआ था। अच्छा, तो ये पहले भी हो चुका था? हाँ, उस समय फ्रेंच अथॉरिटीज ने जांच के बाद पुरजोर सिफारिश की थी कि एयरबस के सभी विमानों में एक ऑटोमेटेड फ्यूल लीक वार्निंग सिस्टम लगाया जाना चाहिए। तो फिर लगाया क्यों नहीं गया? क्योंकि कॉर्पोरेट दुनिया में अक्सर लागत और रेगुलेटरी बदलावों में होने वाली देरी सुरक्षा पर भारी पड़ जाती है। कंपनियों को लगता है कि पूरे फ्लीट में नए सेंसर लगाने में बहुत खर्च आएगा। एयरबस ने अपने प्रोसीजर्स तो बदल दिए, लेकिन वो ऑटोमेटेड सेंसर सिस्टम विमानों में इंस्टॉल नहीं किया। बिल्कुल। ये तो वही बात हो गई कि जब तक कोई बहुत बड़ा हादसा न हो जाए, तब तक सिस्टम नहीं बदलता। सही कहा। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम अपनी डिजिटल जिंदगी में सिक्योरिटी वार्निंग्स या वायरस अलर्ट्स को ये सोचकर नजरअंदाज कर देते हैं कि अरे ये तो बस ऐसे ही आ रहा है, कुछ नहीं होगा। और जब सिस्टम हैक हो जाता है तब हमें उस चेतावनी की अहमियत समझ आती है। एकदम सटीक तुलना है। और इसी सेंसर की कमी का खामियाजा फ्लाइट 236 को भुगतना पड़ा। सुबह 5:03 पर कॉकपिट क्रू ने राइट इंजन के तापमान और ऑयल प्रेशर में कुछ अजीब सी रीडिंग्स देखी, लेकिन उन्हें लगा कि ये किसी कंप्यूटर सेंसर की खराबी की वजह से है। और फिर उड़ान भरने के करीब 4 घंटे 40 मिनट बाद सुबह 5:33 पर कॉकपिट की स्क्रीन पर एक एडवाइजरी मैसेज फ्लैश होता है। फ्यूल इम्बैलेंस। बिल्कुल।
क्रू को पता चलता है कि बाएं और दाएं विंग के टैंकों में ईंधन का संतुलन बिगड़ गया है। दाईं तरफ का ईंधन बाईं तरफ के मुकाबले काफी कम हो गया था। अब आमतौर पर मॉडर्न विमानों में कभी कभार फ्यूल इम्बैलेंस हो जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। इसके लिए एक बाकायदा चेकलिस्ट होती है। हाँ, लेकिन यहीं पर कैप्टन रॉबर्ट पीशे और को पायलट डग डिजागर ने एक ऐसी गलती कर दी जिसने स्थिति को बद से बदतर बना दिया। तो असल में हुआ क्या था? हुआ ये कि उन्होंने चेकलिस्ट को पूरी तरह से फॉलो करने के बजाय अपनी याददाश्त, अपनी मेमोरी के भरोसे प्रोसीजर को पूरा करने की कोशिश की। जो चेकलिस्ट थी उसमें बहुत स्पष्ट रूप से एक नोट लिखा था ना? हाँ, उसमें लिखा था कि अगर फ्यूल इम्बैलेंस के साथ साथ फ्यूल लीक का जरा सा भी शक हो तो पायलटों को फ्यूल लीक प्रोसीजर अपनाना है, ना कि फ्यूल इम्बैलेंस प्रोसीजर। लेकिन तनाव और अपनी याददाश्त पर ज्यादा भरोसा करने की वजह से वो इस बेहद अहम नोट को भूल गए। बिल्कुल, उन्होंने इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए कदम उठाया। उन्होंने क्रॉस फीड वॉल्व खोल दिया। हाँ, और ये क्रॉस फीड वॉल्व खोलना इतना खतरनाक क्यों था? अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो ये कैसे काम करता है? इसे ऐसे समझिए कि विमान के दोनों पंखों में अलग अलग फ्यूल टैंक होते हैं। क्रॉसफीड वॉल्व एक तरह का पाइप या पुल है जो दोनों टैंकों को जोड़ता है। आमतौर पर इसका इस्तेमाल तब होता है जब एक तरफ ईंधन ज्यादा हो और उसे दूसरी तरफ भेजना हो। सही, लेकिन फ्लाइट 236 के मामले में दाईं तरफ की ट्यूब में एक बड़ा क्रैक था जहां से ईंधन समंदर में गिर रहा था। तो जैसे ही पायलटों ने क्रॉसफीड वॉल्व खोला, उन्होंने अनजाने में बाएं विंग के सुरक्षित टैंक का रास्ता उस क्रैक की तरफ खोल दिया। हे भगवान, मतलब अब बाएं विंग का सही सलामत बचा हुआ ईंधन भी सीधे दाएं विंग की तरफ जाने लगा, उसी जगह जहां वो क्रैक था। यानी अब दोनों तरफ का ईंधन एक ही छेद से समंदर में बहने लगा। पायलट जिस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने खुद अपने ही हाथों से उस समस्या को दोगुना कर दिया। बिल्कुल, वो लोग क्रॉस फीड खोलने के बाद उम्मीद कर रहे थे कि ईंधन के नंबर स्थिर हो जाएंगे, लेकिन स्क्रीन पर नंबर लगातार गिरते रहे। कैप्टन ने केविन क्रू को खिड़कियों से बाहर देखकर इंजन और विंग्स चेक करने को कहा। लेकिन बाहर सिर्फ रात का भयानक अंधेरा और नीचे काला समंदर था। खिड़कियों से कुछ भी नजर नहीं आया। सुबह 5:48 पर पायलट्स को मजबूरी में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित करना पड़ा कि उनके पास सिर्फ 7 मीट्रिक टन ईंधन बचा है। उन्होंने फ्यूल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और विमान को अजोरेस द्वीप समूह के लेजेस एयरबेस की तरफ मोड़ने का फैसला किया। लेकिन वो मिलिट्री एयरबेस अभी भी सैकड़ों किलोमीटर दूर था। और फिर सुबह 6:13 पर वो विनाशकारी पल आ ही गया। राइट इंजन ने ईंधन की कमी के कारण तड़पते हुए पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। एक ट्विन इंजन विमान अब सिर्फ एक इंजन के सहारे आसमान में था। कैप्टन ने विमान को नीचे लाना शुरू किया। केबिन में बैठे यात्रियों को लगा कि शायद कोई टर्ब्यूलेंस है, लेकिन कुछ को इंजन की आवाज में बदलाव महसूस हुआ। और फिर ठीक 13 मिनट बाद सुबह 6:26 पर लेफ्ट इंजन भी खामोश हो गया। 306 लोगों से भरा वो विशाल हवाई जहाज, जिसका वजन 200 टन था, अब सिर्फ एक धातु का ग्लाइडर बन चुका था। लेजेस एयरबेस अभी भी 144 किलोमीटर दूर था। इंजनों के बंद होते ही अंदर क्या हुआ होगा? दोनों इंजन बंद होते ही कॉकपिट की स्क्रीन काली पड़ गई। मेन इलेक्ट्रिकल जनरेटर बंद हो गए। केबिन की सारी लाइटें बुझ गईं और पूरा विमान घुप अंधेरे में डूब गया। बस एक चीज ने काम करना शुरू किया, रैम एयर टर्बाइन, जिसे एविएशन की भाषा में रैट कहते हैं। ये रैट क्या होता है? ये कैसे काम करता है? ये एक छोटी सी विंड टर्बाइन या पंखा होता है जो विमान के पेट के नीचे से बाहर निकलता है। जब विमान हवा में तेजी से आगे बढ़ता है तो हवा के भारी दबाव से ये पंखा घूमने लगता है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे बचपन में हम कागज की फिरकी लेके दौड़ते थे और वो हवा से घूमती थी। ये टरबाइन घूमकर थोड़ी सी इमरजेंसी पावर जनरेट करती है ताकि कॉकपिट के कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स और हाइड्रोलिक सिस्टम काम कर सकें। लेकिन इसकी आवाज बहुत भयानक होती है, बिल्कुल किसी तेज मशीन गन या सायरन जैसी। और सबसे बड़ी बात, इसे काम करते रहने के लिए विमान की स्पीड कम से कम 140 नॉट्स यानी करीब 260 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। अगर विमान इससे धीमा हुआ तो ये टरबाइन भी काम करना बंद कर देगी। उस वक्त केबिन का जो माहौल था, मेरे पास मौजूद नोट्स में जो चश्मदीदों के बयान हैं, उन्हें पढ़कर ही सिहरन होती है। विमानों के अंदर हमेशा गूंजने वाली वो हल्की हल्की मशीन की आवाज अचानक गायब हो गई थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि लोगों के कान बजने लगे थे और बाहर उस टरबाइन की भयानक गड़गड़ाहट। 57 साल के अगस्टिनो रोमेरियो नाम के एक यात्री को जब इंजनों के बंद होने का एहसास हुआ तो उन्हें कनाडा में बैठी अपनी बेटियों की याद आने लगी। 18 साल के एक छात्र वास्को डॉस सैंटोस के दिमाग में
प्लेन क्रैश की हॉलीवुड फिल्मों के दृश्य घूमने लगे। एक और पैसेंजर मार्गरेट मैकैनन को 1996 के इथोपियन एयरलाइंस क्रैश की एक डॉक्यूमेंट्री याद आ गई, जिसमें विमान पानी से टकराते ही टूट गया था। उन्होंने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया था। लेकिन उनके पति बाजीकास ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने मार्गरेट से कहा कि हम समंदर में गिरेंगे, बाहर निकलेंगे और तैरेंगे। उनका वो वाक्य कि हमें अपने जूतों की जरूरत पड़ेगी, उस खौफ के बीच जीवित रहने की एक अदम्य इच्छा को दिखाता है। और उस अफरा तफरी के बीच भाषा की एक बहुत बड़ी दीवार भी खड़ी हो गई थी। हाँ, जब सीनियर कैबिन क्रू ने इमरजेंसी वाटर लैंडिंग प्रोसीजर शुरू किया तो लाइफ जैकेट पहनने के निर्देश अंग्रेजी और फ्रेंच में दिए जा रहे थे। लेकिन विमान में कई पुर्तगाली यात्री थे जिन्हें दोनों में से कोई भाषा नहीं आती थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अंधेरे में क्या करना है। लाइफ जैकेट्स के भी अलग अलग प्रकार थे। कुछ में एक स्ट्रैप था, कुछ में दो। टाइट इलास्टिक बैंड्स की वजह से यात्रियों को पट्टियां मिल नहीं रही थी। क्रू मेंबर्स को खुद जाकर फिजिकली लोगों को जैकेट पहनाने में मदद करनी पड़ी। सोचिए, अगर उन्हें सच में पानी में उतरना पड़ता तो क्या होता। अगर उन्हें पानी में उतरना पड़ता, जिसे ओशन डिचिंग कहते हैं, तो ये एविएशन के सबसे खतरनाक इमरजेंसी प्रोसीजर में से एक साबित होता। आंकड़े बताते हैं कि डिचिंग के शुरुआती झटके को 95% लोग सह लेते हैं, लेकिन उसके बाद डूबने या हाइपोथर्मिया के कारण सर्वाइवल रेट तेजी से गिरकर 76% रह जाता है। हाइपोथर्मिया मतलब ठंड से शरीर का सुन्न पड़ जाना और काम न करना। अगस्त के महीने में भी अटलांटिक महासागर का पानी जानलेवा हद तक ठंडा होता है। इसके अलावा रात का गहरा अंधेरा था। कॉकपिट में बैठे पायलटों को समंदर की लहरों की ऊंचाई और सतह का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लग सकता था। लहरों से टकराने का मतलब था विमान के टुकड़े टुकड़े हो जाना। किसी को नहीं पता था कि अगली पल क्या होगा। एक माँ ने अपने बच्चे को कसकर सीने से लगा लिया था। लेकिन कॉकपिट में कैप्टन रॉबर्ट पीशे और को पायलट डर्क डिजागर ने हार नहीं मानी थी। वो बिना इंजन पावर के उस एयरबेस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। एक भारी विमान को बिना इंजन के उड़ाना शारीरिक रूप से कितना मुश्किल होता है, ये कल्पना से परे मुश्किल होता है। इंजन बंद होने का मतलब है कि विमान को कंट्रोल करने वाली जो हाइड्रोलिक मदद होती है वो लगभग खत्म हो चुकी थी। जैसे हमारी कारों में पावर स्टीयरिंग होता है। बिल्कुल। कॉकपिट में उस कंट्रोल स्टिक को घुमाने के लिए पायलटों को अपनी पूरी शारीरिक ताकत लगानी पड़ रही थी। ये ऐसा था जैसे एक 200 टन के ट्रक को बिना पावर स्टीयरिंग के पहाड़ों से नीचे लाया जा रहा हो। और उनके पास लेजेस एयरबेस पर उतरने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका था। कोई गो अराउंड नहीं हो सकता था। गो अराउंड यानी अगर लैंडिंग सही नहीं बैठ रही है तो पायलट विमान को वापस ऊपर ले जाते हैं और दोबारा लैंड करने का चांस लेते हैं। लेकिन बिना इंजन के ये संभव ही नहीं था। उन्हें एक ही बार में सटीक निशाना लगाना था। सुबह 6:31 पर जब उन्होंने एयरबेस की तरफ अप्रोच शुरू की तो विमान 27,000 फीट पर था और रनवे करीब 33 नॉटिकल मील यानी लगभग 60 किलोमीटर दूर था। 6:36 पर क्रू को रनवे की चमकती हुई लाइट्स दूर से दिखाई दी। और फिर 6:45 पर एक नामुमकिन सी लगने वाली चीज हकीकत बन गई। वो विशाल ग्लाइडर लेजेस एयरबेस के रनवे पर उतर गया। 19 मिनट का वो पावरलेस ग्लाइड कमर्शियल एविएशन के इतिहास में एक ऐसा रिकॉर्ड था जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। लेकिन वो लैंडिंग बिल्कुल भी आसान नहीं थी। बिना इंजन के विमान के रिवर्स थ्रस्ट काम नहीं कर रहे थे। रिवर्स थ्रस्ट? ये क्या होता है? जब विमान रनवे पर उतरता है तो पायलट इंजन की ताकत को उल्टा घुमा देते हैं, जिससे हवा आगे की तरफ धकेली जाती है और विमान को रुकने में भारी मदद मिलती है। इसे रिवर्स थ्रस्ट कहते हैं। लेकिन चूंकि इंजन बंद थे इसलिए ये सुविधा उनके पास नहीं थी। विमान को रोकने का पूरा दारोमदार सिर्फ और सिर्फ पहियों के ब्रेक्स पर था। पायलटों को एक्सट्रीम ब्रेकिंग का इस्तेमाल करना पड़ा। विमान के पहिए लॉक हो गए, टायर पूरी तरह घिसकर फट गए। यहां तक कि पहियों का जो धातु वाला अंदरूनी हिस्सा था वो सीधे कंक्रीट पर रगड़ खाने लगा। और मैंने पढ़ा कि उस धातु की रगड़ से लैंडिंग गियर से भयानक चिंगारियां और आग की लपटें निकलने लगी थी। हालांकि एयरबेस पर मौजूद फायर ब्रिगेड ने उस छोटी सी आग को तुरंत बुझा लिया। लैंडिंग का झटका इतना जोरदार था कि लोग अपनी सीटों पर आगे की तरफ फेंका गए। लेकिन सबसे बड़ी जीत ये थी कि वो 200 टन का विमान आखिरकार रुक गया। जैसे ही विमान रुका, पूरे केबिन में तालियां गूंज उठीं। जो लोग कुछ मिनट पहले अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे वो रो रहे थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे। 2 मिनट से भी कम समय में सभी 306 लोगों को इमरजेंसी स्लाइड्स के जरिए विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कुछ लोगों को स्लाइड से उतरते वक्त चोटें आईं, लेकिन किसी की भी जान नहीं गई। कैप्टन रॉबर्ट पिशे रातों रात दुनिया भर में एक हीरो बन गए।
हर जगह उनकी वाहवाही होने लगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि आखिर उस कॉकपिट में वो इंसान कौन था जिसने ये चमत्कार किया। कैप्टन पीछे कोई साधारण पायलट नहीं थे। उनके पास 16,800 घंटे का भारी फ्लाइंग अनुभव था। वो पहले एक बुश पायलट रह चुके थे। बुश पायलट वो होते हैं जिनका काम बिना किसी सही रनवे के उबड़-खाबड़ जंगलों, बर्फ या झीलों पर छोटे विमान उतारना होता है। बिना इंजन के सही लैंडिंग का अंदाजा लगाने का उनका वही तजुर्बा था जिसने आज 306 जानें बचाईं। लेकिन इसके साथ ही मीडिया में उनका एक ऐसा अतीत सामने आया जिसने सबको चौंका कर रख दिया। मैंने जब ये पढ़ा तो मैं विश्वास नहीं कर पाया। हाँ, घटना के कुछ ही दिन बाद मीडिया ने खुलासा किया कि करीब 20 साल पहले कैप्टन पीछे को अमेरिका में मारिजुआना ट्रांसपोर्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने जॉर्जिया की जेल में 5 साल तक सजा काटी थी। और इस घटना से महज 1 साल पहले ही उन्हें आधिकारिक रूप से पार्डन यानी क्षमादान मिला था। ये खबर आते ही एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया। लोग सवाल पूछने लगे कि एक पूर्व ड्रग तस्कर आखिर एक कमर्शियल एयरलाइन का कैप्टन कैसे बन सकता है। एयरलाइन की बैकग्राउंड चेकिंग पर सवाल उठने लगे। एक तरफ वो इंसान था जिसने एविएशन का सबसे बड़ा चमत्कार किया था और दूसरी तरफ उसका वो आपराधिक अतीत था। इंसान की फितरत कितनी जटिल होती है ना। लेकिन अगर हम उन यात्रियों के नजरिए से सोचें तो शायद उनके लिए कैप्टन पीछे का अतीत कोई मायने नहीं रखता था। उनके लिए वो सिर्फ एक मसीहा थे जिसने उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकाला। बिल्कुल। इस पूरी घटना के बाद जांच बैठी। कनाडा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने एयर कैंजिट एयरलाइन पर $250,000 का भारी भरकम जुर्माना लगाया, जो उस समय कनाडाई एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा जुर्माना था। इसके अलावा यात्रियों ने भी गहरे मानसिक आघात के कारण एयरलाइन पर $30 मिलियन का क्लास एक्शन मुकदमा दायर किया। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इस पूरी कहानी को एविएशन सेफ्टी की भाषा में समेटें तो ये स्विस चीज मॉडल का एक बहुत ही परफेक्ट उदाहरण है। स्विस चीज मॉडल? इसे हम कैसे समझ सकते हैं? स्विस चीज एक खास तरह का पनीर होता है जिसके हर स्लाइस में छोटे बड़े छेद होते हैं। अगर आप कई स्लाइस को एक के पीछे रखें तो आमतौर पर छेद एक सीध में नहीं आते और आर पार नहीं देखा जा सकता। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि सभी स्लाइस के छेद बिल्कुल एक लाइन में आ जाते हैं और कोई चीज उन सभी छेदों को पार कर जाती है। एविएशन में हर स्लाइस सुरक्षा की एक परत होती है। जब सारे सुरक्षा घेरों की कमियां एक साथ आ जाती हैं तभी कोई बड़ा हादसा होता है। रोल्स रॉयस की मिसिंग वार्निंग, मैकेनिक का लिया गया शॉर्टकट, नेटवर्क डाउन होने से ना पढ़ा गया डिजिटल मैनुअल, एयरबस में डायरेक्ट सेंसर की कमी और अंत में पायलटों द्वारा चेकलिस्ट को पूरी तरह से फॉलो न करना, ये सभी गलतियां एक साथ एक ही सीध में आईं, तब जाकर विमान का ईंधन हवा में खत्म हुआ। इस गहन विश्लेषण को समेटते हुए ये पूरी घटना हमें दिखाती है कि कैसे सिस्टम की छोटी छोटी अनदेखी खामियां और इंसानी भूलें मिलकर एक महाविनाश को जन्म दे सकती हैं। लेकिन उसी के साथ ये हमें ये भी बताती है कि जब सारी तकनीक, सारे अलार्म और सारे कंप्यूटर सिस्टम फेल हो जाते हैं तब एक इंसान का अनुभव, उसका हौसला और उसकी काबिलियत ही हमें बचाती है। सही कहा, तकनीक हमें बहुत सुविधाएं देती है लेकिन वो कभी भी मानवीय अनुभव और सतर्कता की जगह नहीं ले सकती। और आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले इस पूरी कहानी से जुड़ा एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। वो क्या? आज हमारी ये पूरी दुनिया बेहद जटिल प्रणालियों पर टिकी है, चाहे वो अस्पतालों का नेटवर्क हो, हमारा ग्लोबल बैंकिंग और फाइनेंस सिस्टम हो, या फिर तेजी से हमारी जिंदगी में घुसता हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सभी सिस्टम बाहर से बहुत ही मजबूत और चाकचौबंद नजर आते हैं। लेकिन क्या इस बात की संभावना नहीं है कि इन विशाल आधुनिक प्रणालियों के अंदर भी ठीक उसी फ्यूल ट्यूब और हाइड्रोलिक ट्यूब की तरह कुछ छोटी छोटी अनदेखी तकनीकी खामियां आपस में रगड़ खा रही हो? कोई ऐसी वार्निंग लाइट या सेंसर जो कॉर्पोरेट मुनाफे के चक्कर में लगाया ही ना गया हो? एग्जैक्टली। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब किसी दिन इन आधुनिक प्रणालियों के सारे इंजन एक साथ काम करना बंद कर देंगे और हमारी व्यवस्थाएं अचानक एक अंधेरे में ग्लाइड करने लगेंगी, तो क्या उस तबाही से सुरक्षित जमीन पर उतारने के लिए हमारे पास कोई ऐसा अनुभवी पायलट मौजूद होगा जो बिना इंजन के हमें बचा सके? बिल्कुल। इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। इस हैरतअंगेज विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें और हर सिस्टम पर सवाल पूछते रहें।